Capital asset pricing model. This is our second last chapter in this course. मैंने आपको बताया था कि मैं 2 चैप्टर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करूंगा एंड दिस लेक्चर इज वन ऑफ दोज 2 लेक्चर्स। इसके बाद इंशाल्लाह कल या परसों मैं दूसरा जो चैप्टर है हमारा इवेल्युएशन ऑफ पोर्टफोलियो वो मैं अपलोड कर दूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है ये मैं आपको सिंपल वर्ड्स में पहले बताता हूँ, फिर हम डेफिनेशन को देखेंगे। सपोज यू हैव अ पोर्टफोलियो और उसके अंदर ऑलरेडी स्टॉक्स हैं या जो बॉन्ड्स हैं या इसके अलावा कोई सिक्योरिटीज आपने ऐड की हुई हैं, 4, 5, 6, 10, 12, ठीक है, जो भी हैं। तो इतनी सिक्योरिटीज ऑलरेडी आप ऐड कर चुके हैं अपने पोर्टफोलियो में और वो जो सिक्योरिटीज हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं या डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं। मतलब है मेरा कहने का कि ऑलरेडी आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन को समझाने से पहले ये कॉन्सेप्ट आपको पता भी होगा, लेकिन मैं रिकॉल करता हूँ इसको। इसको समझाने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूँ टाइप्स ऑफ रिस्क। जो रिस्क के टाइप्स हैं वो 2 हैं मेनली। एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है, एक अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो सारी इंडस्ट्रीज को, सारी सिक्योरिटीज को, ठीक है, इक्वली एज अ होल अफेक्ट करता है। इसको आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, ये पूरी मार्केट को अफेक्ट करता है जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है। जैसे टेररिज्म हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ठीक है, बम ब्लास्ट, इस किस्म की चीजें जब होती हैं, या पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, इस टाइप के जितने भी रिस्क हैं ये सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं, क्योंकि ये आपकी पूरी मार्केट को अफेक्ट करते हैं। आप जहां से भी सिक्योरिटी उठाएंगे तो उसके ऊपर मार्केट रिस्क का इम्पैक्ट जरूर होगा, जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। तो इसको आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरे साइड पे ऑन द कॉन्ट्ररी वी हैव अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो है जो कि पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को या पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को अफेक्ट करता है। ठीक है, लेट्स से सीमेंट का जो रॉ मटेरियल है वो शॉर्ट हो जाता है, या दवाइयों में यूज होने वाला कोई खास केमिकल है, कोई उसमें इनपुट मटेरियल है, वो शॉर्ट हो जाता है मार्केट के अंदर। तो उसका इम्पैक्ट होगा सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर। तो आप उससे अगर आपने कोई सिक्योरिटी ली है, कोई स्टॉक आपने परचेज किया है, लेट्स से ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का, और इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो के अंदर सीमेंट सेक्टर से भी है, टेलीकम्युनिकेशन से भी है, टेक्सटाइल से भी है, ऑटोमोबाइल से भी है, डिफरेंट सेक्टर से आपने उसमें जो सिक्योरिटीज हैं वो ऐड की हुई हैं। तो अगर लेट से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी जो कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है ड्यू टू इन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, एक खास किस्म का केमिकल उसमें जो यूज होता है वो अवेलेबल नहीं है, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है एंड एज अ रिजल्ट उसकी जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे जाएगी, तो उसमें आपको लॉस होगा। बट बाकी सेक्टर से आपने स्टॉक्स उठाए हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट की है, वहां से आपको प्रॉफिट आएगा और जो ओवरऑल रिजल्ट आपका होगा वो प्रॉफिट ही होगा। हाँ, इस एक सेक्टर से जो आपको लॉस होगा उससे ओवरऑल प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आप लॉस बेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यू हैव डाइवर्सिफाइड योर पोर्टफोलियो बाय एडिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स इन योर पोर्टफोलियो। तो इसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं और इसके थ्रू आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट से किसी कंपनी के अंदर स्ट्राइक हो जाती है, जो लेबर यूनियन है वहां का, वो स्ट्राइक पे चला जाता है, स्ट्राइक की कॉल दे देता है। तो उससे क्या होगा, वहां पे प्रोडक्शन बंद हो जाएगी और अल्टीमेटली उनके जो उनकी सेल्स हैं वो रुक जाएंगी, प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा, ठीक है, और उनको लॉस भी हो सकता है। तो ये एक नेगेटिव चीज है और इसका इम्पैक्ट उनके स्टॉक प्राइस के ऊपर भी होगा और स्टॉक प्राइस नीचे जाएगी। लेकिन आपके पास चूंकि बाकी कंपनीज भी हैं पोर्टफोलियो के अंदर, तो वहां से प्रॉफिट आएगा, तो इस एक कंपनी के लॉस से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है उसके ऊपर लॉस आपको नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि ओवरऑल जो प्रॉफिट आपको होना था, लेट से 21%, अब वो 20% रह जाएगा या 18% रह जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट सिर्फ आपका कम हो जाएगा, लॉस आप बेयर नहीं करेंगे। सो ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है। तो यहाँ पे इसको आप डिस्कस करते हैं कैपम को। आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, उसमें आपने ऑलरेडी डिफरेंट सेक्टर से उसमें सिक्योरिटीज ऐड करके अनसिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल कर लिया है, मिटिगेट कर लिया है। अब आप क्या करने जा रहे हैं कि आपको एक और सिक्योरिटी ऐड करना चाहते हैं, एक नई सिक्योरिटी ऐड करना चाहते हैं किसी नई कंपनी का। नई मीन्स कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो नहीं है और आप
उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो अब उस सिक्योरिटी के ऊपर, उन शेयर्स के ऊपर कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं उस नई सिक्योरिटी के ऊपर जो आप ऐड करना चाहते हैं। सो कैपम एक्चुअली, जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, ये आपको उस नई सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करके देगा इन रिलेशन टू द मार्केट रिस्क। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि आप ऑलरेडी अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंट्रोल कर चुके हैं, आप डाइवर्सिफिकेशन करके अनसिस्टमेटिक रिस्क को मिटिगेट कर चुके हैं। अब जो बाकी एक रिस्क रह जाता है वो है सिस्टमेटिक रिस्क, या हम उसको मार्केट रिस्क भी कहते हैं। तो अब सिर्फ मार्केट रिस्क रह गया है, और उसी मार्केट रिस्क के रिलेशन में, उसके उसके कंपैरिजन में आप अपने उस नए एसेट, उस नई सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो दिस इज द मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो आपको उस नई सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करके देगा। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। The capital asset pricing model is a model used to determine a theoretically appropriate required rate of return of an asset to make decisions about adding assets to a well-diversified portfolio. ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको कहा कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है ऑलरेडी, आप उसमें एक नया एसेट ऐड करना चाहते हैं जो कि स्टॉक्स हैं, ठीक है, शेयर्स हैं किसी कंपनी की, आप वो खरीदना चाहते हैं। तो ये आपको उन शेयर्स का एप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके देगा कि इसके ऊपर आपको तकरीबन कितना रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, जब मैं कहता हूं कि एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड को छोड़ दें, सिर्फ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड मीन्स के हाउ मच रिटर्न डू यू रिक्वायर फ्रॉम दिस न्यू एसेट, फ्रॉम दिस न्यू स्टॉक। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करके देगा। अब ये मैंने थोड़ा सिंपल वर्ड्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मॉडल हेल्प्स यू फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट रिटर्न ऑफ एन एसेट if you are adding that asset to your portfolio which is already well diversified and the unsystematic risk has been mitigated. ऑलरेडी मिटिगेट कर चुके हैं सिस्टमैटिक रिस्क, अब सिर्फ एक रिस्क रह जाता है जो कि मार्केट रिस्क है। ठीक है, तो उसके रिलेशन में आपने, अब उसके पर्सपेक्टिव के अंदर आपने जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, और कैपम आपको वो कैलकुलेट करके देता है। So the bottom line is that the CAPM calculates the expected rate of return या required rate of return of an asset from a portfolio perspective with respect to the market risk beta. बीटा के साथ हमारा वास्ता पड़ेगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। मार्केट रिस्क को हम मेजर करते हैं थ्रू बीटा। ठीक है, जब हम कहते हैं बीटा, तो बीटा मींस मार्केट रिस्क, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, मार्केट रिस्क को, जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसको। अच्छा, कैपम जो मॉडल था ये जैक ट्रेनोर, विलियम एफ शार्पे और जॉन लिंटनर ने डेवलप किया था ये मॉडल 1960s के अंदर। कैपम का जो फार्मूला है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा, जो मार्केट रिस्क है, इनटू रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम असल में जब आप रिस्क फ्री रेट को ओवरऑल मार्केट रिटर्न से माइनस करते हैं तो ये रिस्क प्रीमियम होता है। ठीक है, आर एम मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द ओवरऑल मार्केट, और आर एफ मीन्स रिस्क फ्री रेट। ये रिस्क फ्री रेट वो बेसिक रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसके अंदर अभी आपने कोई रिस्क प्रीमियम ऐड नहीं किया, कोई आपने उसके अंदर रिस्क जो फैक्टर अवेलेबल हैं उस सिक्योरिटी के अंदर या मार्केट के अंदर, आपने कोई भी उसमें रिस्क फैक्टर ऐड नहीं किया, वो सबसे बेसिक रिस्क फ्री रेट है। सपोज देयर इज नो इन्फ्लेशन, देयर इज नो डिफॉल्ट रिस्क, देयर इज नो मैच्योरिटी रिस्क, देयर इज नो लिक्विडिटी रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं है, तो सबसे जो कम से कम रिटर्न आप लेते हैं किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर, किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट। और ये रिस्क फ्री रेट प्रैक्टिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो रिस्क फ्री रेट हम उठाते हैं मार्केट ट्रेजरी बिल्स का, जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, उसका जो रेट होता है वो हम एज अ रिस्क फ्री रेट यूज करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं उसमें थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि उसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके चंद हजार या चंद लाख रुपए की सिक्योरिटीज के ऊपर डिफॉल्ट तो नहीं करेगा ना, गवर्नमेंट आपको वो पैसे वापस कर सकता है, तो उसमें थ्योरेटिकली रिस्क नहीं होता। तो हम ट्रेजरी बिल्स का जो रिटर्न होता है, जो उसका डिस्काउंट रेट होता है, उसको हम लेते हैं एज अ रिस्क फ्री रेट। अच्छा, देयर आर सर्टेन assumptions ऑफ कैपिटल। ये जो जो फंक्शन मैंने अभी आपको बताया ना, ये
कैपम का फार्मूला, ये फंक्शन, ये आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके देगा अगर ये बातें पूरी होती हैं। इफ दीज assumptions फॉलो, तो तब वो ये जो फंक्शन है ये आपको करेक्ट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके देगा। ऑल इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स एंड डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड। पहला assumption कि सारे जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के अंदर वो रिस्क एवर्स हैं, मतलब वो फ्री रिस्क नहीं लेना चाहते, कि कोई रिटर्न वो ना लें, एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा रिटर्न वो एक्सपेक्ट ना करें और वो एवं एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, नहीं, वो रिस्क एवर्स हैं। अगर वो एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं तो उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा रिटर्न भी डिमांड करते हैं। और इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड, ठीक है, बिकॉज दे आर रिस्क एवर्स, so obviously they will diversify their portfolios in order to mitigate the unsystematic risk. अब दूसरी जो assumption है that is कि all investors wants to maximize wealth, सारे investors का purpose यही है कि वो अपनी wealth को maximize करें, अपने returns को maximize करें, profit को maximize करें। Then the third assumption is funds are available at risk free rate, market के अंदर जो भी funds available हैं, means आपको credit चाहिए, ठीक है, लोन चाहिए, तो आपको वो रिस्क फ्री रेट के ऊपर मिल जाएगा। इसी तरह अगर कंपनीज को लोन चाहिए तो उनको भी उसी रिस्क फ्री रेट के ऊपर मिल जाएगा। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एज वेल एज दी कॉरपोरेशंस या इंस्टीट्यूशंस, दोनों को सेम रिस्क फ्री रेट के ऊपर फंड्स अवेलेबल है। दिस इज द थर्ड assumption. Now the fourth one is securities are perfectly divisible and liquid. जो सिक्योरिटीज हैं उसको आप परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो डिवाइजेबल हैं एंड लिक्विड भी हैं। लिक्विड मीन्स कि आप उनको इजीली सेल आउट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं लिक्विडिटी का। डिवाइजेबल जो है ये जब आप किसी चीज को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जैसे किसी चीज को आपने 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया तो हम कहते हैं इट इज डिवाइजेबल इन 10 पार्ट्स। या 21 जो नंबर है आप कह सकते हैं कि इट इज डिवाइजेबल बाय 3, ऑल्सो इट इज डिवाइजेबल बाय 7, ठीक है। तो इसी तरह सिक्योरिटीज को अभी आप परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। और शेयर्स जो हैं उनको ऑब्वियसली हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वल प्रोपोर्शंस के अंदर, जैसे कि एक शेयर, अब किसी कंपनी का शेयर आप उठाएं, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे वो 10,000 का हो, उन शेयर्स को आप इक्वल प्रोपोर्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और वो क्या है, मिनिमम उसका यूनिट क्या है, एक शेयर। तो हर कंपनी का एक शेयर अवेलेबल है, तो इसको आप परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं इन दी नंबर ऑफ शेयर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, प्राइस जो भी हो, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स हर कंपनी के आप उनको डिवाइड कर सकते हैं जितने भी पार्ट्स के अंदर आप चाहें, जितने भी शेयर्स के अंदर आप चाहें। देन देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन आप जानते हैं कि जब किसी चीज के सेलर्स भी ज्यादा हों और उसके बायर्स भी ज्यादा हों और उसमें प्राइस को चेंज करने का इतनी इंडिपेंडेंस उसके अंदर नहीं होती जो सेलर्स होते हैं उनके पास, मतलब वो अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। जिस तरह आप देखें तो हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, मोबाइल, टेलीनॉर, जायज, यूफोन, इनके अंदर परफेक्ट तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्ट कंपटीशन है कि ये प्राइसेस को अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि अगर ये इंक्रीज करेंगे तो कस्टमर्स दूसरी कंपनी पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये बड़ा केयरफुली प्राइस को चेंज करेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपके पास प्राइस चेंज करने का, अपनी मर्जी का प्राइस चार्ज करने का इतना इख्तियार नहीं होता। तो ये फिफ्थ assumption थी। एंड नाउ द लास्ट assumption इज दैट only systematic risk is relevant in determining the estimated returns। ये बात स्टार्ट में हम कर चुके हैं कि अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप ऑलरेडी मिटिगेट कर चुके हैं पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। अब सिर्फ जो एक रिस्क रह जाता है और उसको आपने कंसिडर करना है वो है सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। अगर आप रिटर्न्स को एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क को आप कंसिडर करेंगे। Now discussing beta. Beta is a measure of volatility or systematic risk of a security or a portfolio in comparison to the market as a whole. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बीटा असल में मार्केट रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है ना, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बीटा आपको मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी है, जो प्राइसेस चेंज होती हैं ड्यू टू अनकंट्रोलेबल इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, फ्लड, अर्थक्वेक्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। ये सिस्टमैटिक रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ये अफेक्ट करेगा पूरी मार्केट को। तो मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी आती है, मींस जो उतार चढ़ाव आता है प्राइसेस का, उसको हम मेजर करते हैं थ्रू बीटा, ठीक है।
Beta is used in the capital asset pricing model, a model that calculates the expected return of an asset based on its beta and expected market returns. Beta कैपम के अंदर यूज होता है और कैपम को अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. बीटा इज कैलकुलेटेड यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस. रिग्रेशन में बीटा आप उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. यदि आपने रिग्रेशन की इक्वेशन देखी हो तो उसके अंदर बीटा होता है, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं. ठीक है. अ, हाँ, कोफिशिएंट एक कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है, बल्कि स्लोप कहते हैं इसको. एक कांस्टेंट होता है, एक स्लोप होता है. तो ये असल में उस जो रिग्रेशन लाइन है उसका स्लोप होता है, उसको हम बीटा कहते हैं. वो जितना स्लोप होगा उतना ही बीटा होगा. तो आप रिग्रेशन के थ्रू इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोरिलेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, को वेरियंस भी इसका फॉर्मूला है. तो डिफरेंट तरीकों से आप बीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी इसके बाद हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो बीटा क्या चीज है? ओवरऑल मार्केट में जो वेरिएशन आती है ना, प्राइसेस का उतार चढ़ाव जो आता है मार्केट के अंदर, जो वेरिएशन आती है प्राइसेस के अंदर, उसके मुकाबले में आप जिस स्टॉक को परचेज करना चाहते हैं उसकी प्राइस के अंदर कितनी वेरिएशन आ रही है. दिस इज एक्चुअली बीटा. द वेरिएशन इन योर स्टॉक दैट यू आर विलिंग टू बाय in comparison to the overall variation in the stock market. इसको हम कहते हैं बीटा. दोनों के कंपैरिजन को, आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर जो उसकी उसमें वेरिएशन आ रही है, जो प्राइस चेंज आ रहा है, उसको आप देखते हैं इन कंपैरिजन टू दी ओवरऑल मार्केट. उसके अंदर मार्केट के अंदर जो वेरिएशन आ रही है. अच्छा, एक और बात याद रखें कि बाय डेफिनेशन ओवरऑल मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है, उसका बीटा होता है 1. स्टॉक मार्केट का बीटा इज इक्वल टू 1 बाय डेफिनेशन. ठीक है. तो हम जब भी किसी सिक्योरिटी को कंपेयर करेंगे मार्केट के साथ, तो हम मार्केट का बीटा कंसिडर करेंगे, एज्यूम करेंगे 1. अब अगर आपके स्टॉक के ऊपर बीटा जो है वो 1 से ज्यादा है, लेट्स से 1.2 है, 1.3 है, तो इट मींस कि आपके स्टॉक के अंदर, सपोज आप चराट सीमेंट कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, तो चराट सीमेंट कंपनी का बीटा अगर 1.2 है, इसका मतलब ये है कि ये 20% ज्यादा वोलेटाइल है. चराट सीमेंट कंपनी की शेयर प्राइस 20% ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू द मार्केट. क्योंकि मार्केट का जो बीटा है वो क्या है, वो इक्वल टू 1 है बाय डेफिनेशन. तो अब अगर चराट सीमेंट कंपनी का बीटा 1.2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 20% ज्यादा वोलेटाइल है ओवरऑल मार्केट से. अगर ये 1.5 है तो मींस 50% ज्यादा वोलेटाइल. और जितनी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, जितनी वेरिएशन ज्यादा होगी मार्केट से, उतना ही उसमें रिस्क ज्यादा होगा. ठीक है, उसमें सिस्टमैटिक रिस्क उतना ही ज्यादा होगा. दिस इज द फार्मूला ऑफ बीटा. ये हमारे आउटलाइन के अंदर नहीं है, हमारे सब्जेक्ट के स्कोप के अंदर बीटा कैलकुलेशन नहीं है. हम जो कैलकुलेशंस करेंगे कैपम की, तो उसमें हम बीटा हमें गिवन होगा. ठीक है. बीटा गिवन होगा, रिस्क फ्री रेट गिवन होगा, मार्केट रेट गिवन होगा, और हम उसके बेस पे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को कैलकुलेट करेंगे. हाँ, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो दिस इज ए फार्मूला, कोवेरिएंस ऑफ जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है आपकी, उसका रिटर्न और ओवरऑल मार्केट रिटर्न, दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका कोवेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे मार्केट रिटर्न के वेरिएंस पे. वेरिएंस सिंपल है, ये हम कर चुके हैं मिड से पहले. स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आपको याद हो, उसी स्टैंडर्ड डिविएशन का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो होता है वेरिएंस. अब आप यहाँ पे देखें, कोवेरिएंस थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है. इसका फार्मूला है सम ऑफ जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी के ऊपर रिटर्न है, सपोज उसको हम आई कह लेते हैं. ठीक है. चराट सीमेंट कंपनी का स्टॉक हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको हम आई कह देते हैं. तो स्टॉक आई का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है बल्कि एक्चुअल रिटर्न, उससे आप उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करें. फिर मार्केट का जो रिटर्न है, ओवरऑल मार्केट में जितना रिटर्न मिल रहा है ऑन एवरेज, उससे आप मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कर लें. फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, और फिर नीचे जो टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हैं उससे 1 माइनस कर दें. ठीक है. तो ये क्या होगा, बीटा कैलकुलेट हो जाएगा इससे. अच्छा, ये बीटा की ग्राफिकल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. इसको हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहते हैं. सिक्योरिटी मार्केट लाइन के थ्रू आप जो कैपम है उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे आप देखें तो लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है सिक्योरिटी का, एक्स एक्सिस पे बीटा गिवन.
ठीक है, जो आपका स्टॉक है उसके ऊपर बीटा, उस स्टॉक का जितना बीटा है वो गिवन है। यहाँ पे आप वो प्लॉट करेंगे जो बीटा है डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर, और यहाँ पे उस सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न। इस केस में हम चराट सीमेंट कंपनी को ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो उस चराट सीमेंट कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे। सो ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हो गए। अब ये जो आपको नजर आ रहा है आर एफ, दिस इज द रिस्क फ्री रेट। ठीक है, ये मिनिमम रिटर्न है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इससे कम नहीं होता। आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करें मिनिमम इतना रिटर्न आप लेंगे। इफ देर इज नो इन्फ्लेशन, देर इज नो डिफॉल्ट रिस्क, देर इज नो मार्केट रिस्क, देर इज नो, मीन इन सिंपल वर्ड्स, देर इज नो सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो फिर जो, और इन्फ्लेशन भी नहीं है, तो मिनिमम जो रिटर्न आपको रिक्वायर होगा वो होगा रिस्क फ्री रेट। अच्छा, ये जो आर है, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द ओवरऑल मार्केट। ठीक है, अच्छा अब हम बीटा को कंसिडर करते हुए चराट सीमेंट कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न वो देखेंगे ग्राफिकली कि वो क्या है। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये सिस्टमैटिक रिस्क जो बीटा है और एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, दोनों को कंसिडर करते हुए जो रिटर्न्स होंगे वो ये लाइन के ऊपर है। ठीक है, जैसे जैसे ये देखें, जैसे जैसे बीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इंक्रीज हो रहा है, तो इस हिसाब से ये लाइन इस तरह से अपवर्ड ट्रेंडिंग के साथ ऊपर जा रही है। ठीक है, ये कैपम का फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करते हैं किसी भी सिक्योरिटी का। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे बीटा इस कंपनी का, चराट सीमेंट कंपनी का, वो इक्वल टू 1 हो रहा है। यहाँ पे बीटा कितना है, 1 है। तो स्टॉक मार्केट का बीटा कितना होता है, जो मैंने आपको बताया, वो बाय डेफिनेशन 1 है। तो मतलब स्टॉक, जो आप स्टॉक ले रहे हैं चराट सीमेंट कंपनी का, उसका बीटा और ओवरऑल मार्केट का बीटा वो इक्वल हो रहा है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो रिटर्न है ये रिटर्न होगा मार्केट रिटर्न। ठीक है, और इसको हम कहते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ये वो पॉइंट आ गया जहां पे मार्केट का बीटा, आपके स्टॉक का बीटा सेम आ रहा है, और मार्केट रिटर्न और आपके स्टॉक का रिटर्न जो है वो भी सेम आ रहा है, तो ये रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हो गया यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे आप इस लाइन को देखें, ये रिस्क फ्री रेट है, ये स्ट्रेट जाएगी क्योंकि देयर इज नो रिस्क। यहाँ पे हम रिस्क नहीं कंसिडर कर रहे, तो ऑब्वियसली ये रिटर्न सेम रहेगा। फिर मार्केट के अंदर जितना रिस्क बढ़ेगा तो आपका जो फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो भी बढ़ता जाए। तो ये जो लाइन है जिसमें रिस्क को कंसिडर हम कर रहे हैं, बीटा को, जो सिस्टमैटिक रिस्क है, और ये जो रिटर्न है जहां पे रिस्क को हम कंसिडर नहीं कर रहे, इन दोनों के बीच में गैप, ये गैप जो है ये असल में रिस्क की वजह से है कि हमने रिस्क को एडजस्ट कर लिया है। तो अगर आप इतना रिस्क लेना चाहते हैं ना, इतना, यहां तक ये जो पॉइंट है, इतना रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको इतना रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, इतना रिटर्न आपको मिलना चाहिए। तो इतने रिटर्न के लिए आप इतना रिस्क ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने रिस्क के लिए आपको इतना रिस्क प्रीमियम चाहिए। ये जो गैप है बिटवीन द रिस्क फ्री रेट एंड द सिक्योरिटी मार्केट लाइन, दिस इज कॉल्ड द रिस्क प्रीमियम। और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मार्केट रिटर्न से हम रिस्क फ्री रिटर्न माइनस कर लेते हैं। ये मार्केट रिटर्न है, इससे आप इस रिस्क फ्री रिटर्न को माइनस कर लें तो ये जो बच जाएगा ना बीच में, ये है रिस्क प्रीमियम। इन्वेस्टर्स जो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, या चले रिस्क ले रहे हैं मार्केट रिस्क, तो उसके लिए इनको इतना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इतना रिटर्न ज्यादा मिले, तो ये उनका रिस्क प्रीमियम हो गया। अच्छा, ये जो रेड डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं और ये जो ब्लू डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सिक्योरिटीज हैं। कुछ सिक्योरिटीज सिक्योरिटी मार्केट लाइन से ऊपर हैं, मतलब ज्यादा रिटर्न दे रही हैं, और कुछ सिक्योरिटीज सिक्योरिटी मार्केट लाइन से नीचे हैं, मतलब वो कम रिटर्न आपको दे रही हैं एज कंपेयर टू दी सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर, एग्जैक्ट ऊपर, जो सिक्योरिटीज फॉल करती है ना रिस्क रिटर्न के हिसाब से, मतलब उनका रिस्क और उनका रिटर्न वो एग्जैक्टली मार्केट के हिसाब से है, और इसी लाइन के ऊपर वो फॉल कर रही हैं, तो उन सिक्योरिटी, वो करेक्टली प्राइस्ड सिक्योरिटीज हैं। ठीक है, ना वो अंडर प्राइस्ड हैं या अंडर वैल्यूड, ना वो ओवर प्राइस्ड या ओवर वैल्यूड हैं, वो बिल्कुल करेक्टली वैल्यूड एंड करेक्टली प्राइस्ड सिक्योरिटीज हैं।
क्योंकि वो मार्केट रिटर्न जो रिस्क है उस हिसाब से बिल्कुल करेक्ट रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसी सिक्योरिटीज देख रहे हैं ये रेड कलर की जो कि ओवर वैल्यूड है, और फिर ब्लू कलर में हम जो देख रहे हैं ये अंडर वैल्यूड। ये ब्लू कलर की अंडर वैल्यूड क्यों है? क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो करेक्ट प्राइस है या करेक्ट वैल्यू है ये उससे ऊपर है। मतलब ये कि ये आपको ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रही हैं, ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रही हैं इन रिस्पॉन्स टू दी मार्केट रिस्क। ठीक है, रिस्क वही है, हम रिस्क को वही कंसिडर कर रहे हैं दोनों के लिए, जो अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है। सिर्फ हम रिटर्न देख रहे हैं कि वो रिटर्न आपको कितना दे रही है। तो ये जो ब्लू कलर की है ये आपको ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। देखें लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस पे रिटर्न आपको नजर आ रहा है ना, तो इनका रिटर्न ज्यादा है। अब अगर आप इस सिक्योरिटी को कंसिडर करें तो इसका रिटर्न कितना है, इतना, यहां तक। और आप इस रेट को कंसिडर करें तो उसका रिटर्न यहां तक है, कम रिटर्न है। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर की सिक्योरिटीज हैं ये आपको ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये उसी तरह से प्राइस्ड हैं जो कि रेड वाली सिक्योरिटीज हैं, दोनों की प्राइस सेम है। ठीक है, प्राइस को हम कंसिडर कर रहे हैं कि सेम है दोनों की, हम सिर्फ रिस्क और रिटर्न को देख रहे हैं। तो जो ब्लू कलर की सिक्योरिटीज हैं इनके ऊपर आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि प्राइस वही है जो ये रेड कलर की सिक्योरिटीज की है, लेकिन ये आपको ज्यादा रिटर्न दे रही हैं। स्टिल इनकी उतनी ही प्राइस है जितनी रेड कलर की सिक्योरिटीज की प्राइस है, इसलिए ये सिक्योरिटीज क्या है, अंडर वैल्यूड है या अंडर प्राइस्ड है। इनके रिटर्न के हिसाब से इनकी जो प्राइस होनी चाहिए वो नहीं है, उनसे इनकी प्राइस कम है। और फिर रेड कलर की सिक्योरिटीज जो हैं ये आपको कम रिटर्न दे रही हैं एज कम्पेयर टू द ब्लू वंस। ठीक है, इसका रिटर्न इतना है, फिर इसका इतना है, फिर इसका इतना है। ठीक है, तो ये आपको सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे अगर ये होती तो फिर ये करेक्टली प्राइस्ड होती, लेकिन ये उससे नीचे है। मतलब ये कम रिटर्न आपको दे रही हैं ये सिक्योरिटीज। ठीक है, रिस्क उतना ही है लेकिन रिटर्न आपको ये कम प्रोवाइड कर रही हैं, और प्राइस उतनी ही है जितनी ये ब्लू कलर की सिक्योरिटीज की प्राइस है। तो इसलिए कम रिटर्न के साथ इनको वही प्राइस मिली हुई है जो ज्यादा रिटर्न वाली इन ब्लू सिक्योरिटीज को मिली हुई है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सिक्योरिटीज ओवर वैल्यूड है मार्केट के अंदर। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो याद रखें हमेशा आप अंडर वैल्यूड जो सिक्योरिटीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, जो जो उनका रिटर्न है उस हिसाब से मार्केट के अंदर उनकी प्राइस कम है। तो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से इनकी जो प्राइस कम है इस वक्त, ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से इसकी जो करेक्ट प्राइस है ये वहां तक जाएगी प्राइस, ये अपनी करेक्ट प्राइस अचीव करेगी, ये प्राइस करेक्ट होगी। तो इसलिए आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये आगे करेक्ट करती है ऐसी सिक्योरिटीज जो कि अंडर वैल्यूड। इट वॉज ऑल अबाउट द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ बीटा। ठीक है, ये एक वेबसाइट है कराची स्टॉक्स की, KHISTOCKS.com। यहाँ से मैंने ये निकाला है बीटा। ये आज के डेट का ही डेटा है सारा, जनवरी 9 2024 ट्यूसडे। ठीक है, ये जो आपको ब्लू कलर में बार्स नजर आ रहे हैं ये डिफरेंट कंपनीज हैं। एयरलिंक पहली कंपनी है, सी एनर्जी दूसरी कंपनी है, डीजे खान सीमेंट तीसरी कंपनी है, DFML है, फिर FCCL है, FFBL। ये डिफरेंट कंपनीज हैं यहाँ, और ये डिफरेंट कंपनीज उनका बीटा राइट साइड पे आप देख रहे हैं बीटा कितना है, ये लेफ्ट साइड पे उनका रिटर्न है, वेटेज है ओवरऑल मार्केट के अंदर, कि कितना परसेंट इनका वेट है ओवरऑल जो इंडेक्स है उसके अंदर। और ये इन डिफरेंट कंपनीज का बीटा है, ये लेफ्ट साइड पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है 0.59, फिर 1.18, फिर 1.77। आप किसी कंपनी के ऊपर भी पॉइंट करें, जैसे मैं डीजे खान सीमेंट के ऊपर पॉइंट कर रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका बीटा एग्जैक्टली 1 है। बीटा 1 मीन्स कि इसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है आज के दिन ये एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट वेरिएशन के बराबर आ रही है। तो मतलब इसके अंदर सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, वो जीरो है, वो नहीं है, जीरो है। ठीक है, अगर ये 1 से कम होता तो इसके अंदर रिस्क नेगेटिव में होता, मतलब मार्केट के मुकाबले में इसमें रिस्क कम होता। और इसका मतलब ये होता कि मार्केट में प्राइसेस जिस हिसाब से चेंज हो रही हैं उससे कम हिसाब से, उससे कम प्रोपोर्शन में डीजी खान सीमेंट कंपनी की प्राइसेस चेंज हो रही हैं। तो याद रखें बीटा जब हाई होता है ना तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि रिस्क इज नॉट ऑलवेज अनफेवरेबल, समटाइम्स इट इज फेवरेबल,
क्योंकि अगर इसका बीटा 1.5 होता तो अगर मार्केट में प्राइसेस, ओवरऑल मार्केट में प्राइसेस लेट से 10 रुपए बढ़ती, तो इस स्टॉक के ऊपर, इस स्टॉक की प्राइस, डीजे खान सीमेंट कंपनी की प्राइस वो 15 रुपए बढ़ती, 5 रुपए ज्यादा बढ़ती, मीन्स 50% ज्यादा बढ़ती। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस नीचे जाती है मार्केट में, तो फिर इस स्टॉक की प्राइस भी, अगर ओवरऑल मार्केट में प्राइसेस 10 रुपए नीचे जा रही हैं, तो इस कंपनी की स्टॉक प्राइस 15 रुपए नीचे जाएगी, वहां पे भी 50% ज्यादा वेरिएशन होगी इसकी प्राइस के अंदर। तो अगर प्राइस बढ़ रही है मार्केट में, फिर तो आपके लिए फेवरेबल है ये मार्केट बीटा से ज्यादा बीटा होना इस कंपनी का, क्योंकि आपको रिटर्न मार्केट से ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर प्राइसेस मार्केट के अंदर कम हो गई, तो फिर आपकी इस कंपनी, इसकी जो शेयर प्राइस है वो भी मार्केट के हिसाब से ज्यादा गिरेगी, और वहां पे फिर अनफेवरेबल सिचुएशन होगी, और वहां पे फिर आपके लिए ये एक नेगेटिव रिस्क आएगा। रिस्क पॉजिटिव भी होता है ना, आपके फेवर में जाता है तो पॉजिटिव रिस्क आपके लिए, आपके फेवर में नहीं जाता, आपके अगेंस्ट जाता है, तो फिर वो नेगेटिव रिस्क हो जाता है या अनफेवरेबल हो जाता है। इसी तरह इस कंपनी को आप देखें, ये HUBC कंपनी है, इसका बीटा ये 0.74 है, ये मार्केट से कम है। मार्केट बीटा बाय डेफिनेशन वो 1 है, इसका बीटा 0.74 है। अगर मार्केट प्राइसेस बढ़ती हैं, ओवरऑल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं 100 रुपीज, तो इस कंपनी की प्राइस बढ़ेगी 74 रुपीज। अगर मार्केट के अंदर प्राइसेस नीचे गिरती हैं 100 रुपीज, तो इस कंपनी की प्राइसेस वो 74 रुपीज गिरेंगी। अब यहाँ पे ऐसी कंपनी, ये कंपनी 1.03 का बीटा, इसका बीटा और भी ज्यादा है 1.27। ठीक है, ये TELE पता नहीं कौन सी कंपनी है, इसका बीटा मार्केट से 27% ज्यादा है। मतलब इसमें मार्केट के हिसाब से 27% ज्यादा रिस्क। तो ये आपके फेवर में भी जा सकता है और अगेंस्ट भी जा सकता है। प्राइसेस मार्केट के अंदर गिर गई, तो फिर आपके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि मार्केट में अगर प्राइसेस लेट से 10 रुपए गिरती हैं, तो आपकी प्राइसेस कितनी 17 समथिंग गिरेंगी। ठीक है, 27% ज्यादा आपकी प्राइस गिरेंगी। लेकिन अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो फिर आपकी शेयर प्राइस, इस कंपनी की शेयर प्राइस, ये भी उस हिसाब से 27% ज्यादा ऊपर जाएगी। इसके अलावा ये देखें, ज्यादा हाई बीटा है 1.43, 0.87, इसका 1.07, 1.28, आई गेस वही सबसे ज्यादा था जो यहाँ पे भी हमने देखा, 1.34 और फिर 1.43। हाँ, बस वही सबसे हाई है 1.43। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बीटा एंड द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको आज या कल सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूंगा। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हम कैलकुलेट करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। अगर कोई नई सिक्योरिटी हमने ऐड करनी हो, तो उस नई सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न हम फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे थ्रू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल।